बच्चों, अब हमारा अभी सेकंड वीडियो आपके सामने आएगा जिसका नाम होगा एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में आपको बताएंगे। इसके पहले हमने जो आपको बताए थे, आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन वगैरह सब परिचय कराए थे। लेकिन आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत किस तरीके से हम एग्रीकल्चर के बारे में आपके बताने का प्रयास करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम का अर्थ होता है, जब हम पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय। एग्रीकल्चर इनकम 10 फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट हम पढ़ेंगे 90 यहाँ पे 61। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 फर्स्ट के अंदर कृषि आय के बारे में पढ़ेंगे। कृषि आय क्या होता है, तो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है, उसके बारे में बताएंगे। एग्रीकल्चर इनकम वह इनकम होती है जिसपे एग्रीकल्चर लैंड हो, यानी कि कृषि भूमि हो, यानी एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, यानी एग्रीकल्चर लैंड हो, कृषि भूमि हो, और इस पर कृषि क्रिया हो, यानी कृषि भूमि पर क्या होना चाहिए, कृषि क्रिया होना चाहिए। एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, यानी इस पर कृषि क्रिया हो, और कृषि क्रिया करने से जो इनकम अर्न होती है वह इनकम आपके लिए कृषि आय कहलाती है। यानी कृषि आय वह आय होती है जिसमें कृषि भूमि पर कृषि क्रिया करने से जो आय अर्जित होती है उसे हम कृषि आय यानी कृषि मतलब कि एग्रीकल्चर इनकम के नाम से जानते हैं। अब एग्रीकल्चर इनकम के लिए बस इतनी सी बात नहीं है, इसके अंदर बहुत सी बातें हैं। जैसे हमने कहा एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड कैसे समझा जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड है और इस पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, और साथ साथ में यह जो लैंड हो कहाँ हो, इंडिया में हो, और इंडिया में हो और किसका हो, इंडियन लोगों की हो, इंडियन लोगों की हो, या इंडिया में हो और इंडियन लोगों की हो। तो ये आपको बात ध्यान रखना चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड है वह कहाँ हो, इंडिया में हो, इंडियन लोगों की हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो। और इस तरीके की अगर बातें हैं, और जो फसल होती है, जो फसल इसके जो क्रॉप्स होती है वो बेसिक हो। बेसिक का मतलब इसमें सरकार का किसी प्रकार का इंटरफेयर ना हो। अगर सरकार किसी प्रकार के इंटरफेयर करती है जिस पे लाइसेंस वगैरह देती है, या जैसे अफीम चरस से गांजा, तो इस तरह की नहीं। अगर इस तरह कोई ये चीज़ें है जिसपे गवर्नमेंट की उसमें रोक होती है तो वो सब चीज़ों को हम एग्रीकल्चर सेक्टर में शामिल नहीं करते। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, जो आपका भारतीय किसान होते हैं, यानी भारतीय जो किसान होते हैं उन्हें एक प्रकार से हम पूर्ण रूप से आज़ाद किए रहते हैं, वे अपने अनुसार खेती बाड़ी करते हैं। तो ये जो भारतीय किसान होते हैं जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी जो करते हैं, तो खेती बाड़ी से जो भी इनकम अर्न करते हैं उससे हम कहा जाता है एक प्रकार से एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम में ये सारी जो बातें घूम फिर करके आपके सामने आ रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, वह लैंड इंडिया में होना चाहिए, इंडियन लोगों को होनी चाहिए, भारतीय लोगों को होनी चाहिए, और उस पर कृषि क्रिया एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो फसल होती है सामान्य दर्जे की होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का मतलब कि प्रतिबंध सरकार या चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोग किसी को नहीं चाहिए। और यह सिर्फ एक प्रकार से राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया था, लेकिन अब 1900 जो है कि 74-75 के बाद ये एक प्रकार से यह संसद के अंदर का सारी बातें कह दी गई है। तो एग्रीकल्चर जो हमारे बातें हैं तो होती क्या है, तो मैंने कहा एग्रीकल्चर इनकम वह इनकम होती है जो एग्रीकल्चर लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता हो, साथ में वो जो जमीन है, जो भूभाग हो, इंडिया हो, इंडियन लोगों की होनी चाहिए, और ये जो इसके फसल सामान्य दर्जे की होनी चाहिए। इतनी सब बातें हैं तो हमारे एग्रीकल्चर के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब आइए आपको इसके डिटेल के बारे में बताते हैं, इसमें क्या क्या डिटेल बातें आती है। तो डिटेल में अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, तो एग्रीकल्चर लैंड के बारे में कहा जाता है कि ऐसी भूमि जो आपके कंटोनमेंट जो बोर्ड एरिया, जो आपकी छावनी है, यानी जो कंटोनमेंट बोर्ड एरिया है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर हो, 8 किलोमीटर दूरी पर हो, और वहां की जो आबादी हो 10,000 से कम हो, यानी जो पॉपुलेशन है वह 10 लाख से 10,000 से कम होना चाहिए, यानी कि वहां की आबादी 10,000 से कम हो, और वह कंट्रोल बोर्ड एरिया से 8 किलोमीटर दूरी पर हो। लेकिन जो शहरी सीमा के बारे में कहा गया है, यह 3 प्रकार की राय दी गई है। पहली राय तो जो छावनी है, छावनी के अगर आप जाएंगे 2 किलोमीटर के अंदर आएंगे, 2 किलोमीटर पे, तो जहां कहा कि वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो, 10,000 से पॉपुलेशन ज्यादा हो, और 1 लाख के अंदर हो। अगर 1 लाख के अंदर है तब तो 2 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा और 1 लाख से अगर अंदर है
तो वो आपके शहरी सीमा में आएगा। दूसरा पॉइंट ये बताया गया, अगर छावनी से 6 किलोमीटर दूरी पर हो, यानी जब 6 किलोमीटर की अगर हम दूरी पर जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आप 6 किलोमीटर तक, यानी 6 किलोमीटर तक जाएंगे तो ऐसी स्थिति में 1 लाख से ज़्यादा हो, यानी मोर देन 1 लाख, और यहाँ पे 10 लाख से कम हो, यानी एक प्रकार से 10 लाख से कम हो, यह बात आती है। तीसरी पॉइंट ये कहा जाता है कि छावनी से वो 8 किलोमीटर अगर दूरी पर हो तो उसकी मोर देन पॉपुलेशन 10 लाख, यानी मोर देन पॉपुलेशन 10 लाख। अगर इतने के ज्यादा है तो ये जो समय जो सीमाएं तय की गई है ये शहरी सीमा तय की गई है, और इसके बाहर अगर जाएंगे तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र तय करेंगे, वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो हम यूं कह सकते हैं, प्रकार से देखा जाए तो शहर के इर्द गिर्द जो बसे हुए इतनी अधिक पॉपुलेशन हो जा रही है कि यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन मिल ही जाता है सामान्यतः। इसीलिए हम बेसिकली यूं ही कहा जाए कि वह कंटोनमेंट बोर्ड एरिया से 8 किलोमीटर दूरी पर हो और वहां की आबादी 10,000 से कम हो। आबादी मतलब वहां जनसंख्या यानी पॉपुलेशन लेस देन 10,000, लेस देन आपके 10,000, 10,000 से कम हो, तो वह जो भूमि होती है वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड होती है। तो एग्रीकल्चर लैंड आपको डिसाइड हो गया होगा कि एग्रीकल्चर लैंड किसे कहते हैं। एग्रीकल्चर लैंड वह लैंड होती है जो कि कंटोनमेंट बोर्ड एरिया से 8 किलोमीटर दूरी पर हो और वहां की आबादी 10,000 से कम हो। हम यह कह करके इस बात को यहाँ पे समापन करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड होता है। अब आइए, जब एग्रीकल्चर लैंड आपको डिसाइड हो जाता है तो एग्रीकल्चर लैंड होना कहाँ चाहिए, ये आपके सामने सबसे बड़ी बात आती है। तो एग्रीकल्चर लैंड जो होना चाहिए वो इंडिया में हो, इंडिया मतलब भारत में होना चाहिए, और किसका होना चाहिए, इंडियन लोगों की होनी चाहिए, यानी भारतीय लोगों की होनी चाहिए। इसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो। इसमें क्या करना है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी एग्रीकल्चर हम एक्टिविटीज करते हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। और साथ में जो फसल और क्रॉप्स हो वो जनरल होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए। इसके अलावा अब पूछा जाता है कि इस सबसे जो आय प्राप्त होती, जो इनकम आपको मिलेगी, वो इनकम क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम आपको कहलाएगी। तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए इन सबसे जो इनकम अर्न होती है वो एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा और भी बातें कही गई है। वो बातें क्या कही है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड है, अगर वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं जो शहर में आकर के बस जाते हैं, गांव में अपने जगह जमीन बहुत से होते हैं, बहुत से लोग शहरों में मकान बनवा लेते हैं, तो करते क्या है कि गांव की जो जमीन होती है वहाँ के जो लोकल है, जो वहाँ पे किसान वगैरह हैं, उन लोग को जो आसपास के उनको किराए पर दे देते हैं या उनको भूमि देते हैं, जोतिए बोइए बनाइए खाइए पीजिए, और उनसे कुछ फसल ले लेते हैं या कैश के रूप में ले लेते हैं। तो वो भी एक प्रकार से एग्रीकल्चर लैंड क्या कर रही है, वो जनरेट कर रही है इनकम, तो अभी एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। इसके अलावा हमने कहा एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी निराई गुड़ाई जुताई बुआई होता है, यह भी इसके अंदर का शामिल होता है। या कोई ऐसा फसल पैदावार होती है जो हम बिक्री हेतु को तैयार करने के लिए अगर उसमें हम सारा काम करते हैं तो उसको भी हम एग्रीकल्चर के अंदर करते हैं। इसके अलावा अगर नर्सरी वगैरह है, जैसे जो स्मॉल पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे हम बनाते हैं, जिसको बाल वृक्ष भी कह सकते हैं, स्पेलिंग कर सकते हैं, या तो उसको सीडलिंग कर सकते हैं। तो जो हमारे बाल वृक्ष है, जो छोटे छोटे पौधे नर्सरी में उगाते हैं, जो गमलों में या प्लास्टिक के अथवा में उगाते हैं, उसको दे देते हैं बना के, तो उससे जो बिक्री से आय होती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी इनकम हो, चाहे वो जो भवन वगैरह है, मान लीजिए इसके अलावा कोई भवन वगैरह है, अगर हम भवन की चर्चा करें, कई मंजिला इमारत है, तो इस भवन में अगर हम रखते हैं, जैसे आजकल बनता है गांव में, पहले इस तरह से आपका था जो भवन वगैरह हम बनाते थे, तो गांव में जैसे भवन पड़े था इस तरह से बनाए जाते थे, गोदाम वगैरह है। तो अगर इस तरीके से वो कृषि के काम में किए जाते हैं, वो कृषि के वर्क के लिए की जाती है, जो कृषि भूमि पर बनाई गई हो या कृषि भूमि के आसपास बनाई जाती है, तो उसमें जो अपने हम रखते हैं फसल वगैरह जो भी अपने रखते हैं, जिससे उसकी बिक्री बढ़ती है, वहाँ भी कवर्न होता है। तो ये सारी चीज़ें यह भी जो आपके लिए, जिसको हम एक प्रकार से कृषि भवन के नाम से कह सकते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर बिल्डिंग कह सकते हैं। क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल बिल्डिंग। एग्रीकल्चर अगर हम बिल्डिंग से भी जो अर्निंग करते हैं वो अभी हमारे एग्रीकल्चर इनकम में आते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मतलब कृषि आय के मतलब कि प्रकार, कृषि आय के प्रकार मैंने कहा, रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो भी हो भूमि हो उससे होता है, उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो उससे होता है। अगर फसल को हम प्रोड्यूस करते हैं या उसको हम बिक्री योग्य बनाते हैं, सेल के लिए बनाते हैं, तो वह भी होता है। हमारे बाल वृक्ष वगैरह छोटे छोटे जो नर्सरी में पौधे उगाते हैं, उन सब से जो इनकम होती है वह होता है। साथ मैंने कहा अगर बिल्डिंग और भवन है जो कृषि भूमि के साथ जुड़ी हुई है या कृषि भूमि के आसपास है, और उस बिल्डिंग से भी अगर हम प्रयोग करने से जो खाद गोबर जो भी इत्यादि वगैरह होती है, उससे जो भी फसल वगैरह वहाँ पर रखते हैं या जो भी उससे
उससे बिक्री वगैरह मतलब उससे आमदनी उसकी बढ़ती है, उससे भी जो इनकम होती है वो सारी चीज़ें हम एग्रीकल्चर लैंड के अंदर का शामिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर लैंड्स के बारे में हमने आपको अध्ययन बताया। जो भारतीय किसान के द्वारा ये सब खेती बाड़ी ये सब किया जाता है, तो भारतीय किसान इंडियन फार्मर और जो एग्रीकल्चर इनकम होता है ये पूर्णतः सेक्शन 10(1) के अंतर्गत जाएंगे तो पूर्णतः कर मुक्त होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री होता है, यानी कर मुक्त होता है। जो कर मुक्त होता है तो ऐसी जो इनकम होती है, इसलिए तय कर लिया था कृषि आय क्या होती है। कृषि आय मैंने कहा कि इसके लिए आपको 3-4 बातें ध्यान होना चाहिए। नंबर 1, भूमि भारत में हो, भारत के लोगों की हो, कृषि क्रिया की जाती हो, फसल जो हो सार्वजनिक हो, सबके लिए हो। ये 3-4 बातें जो हैं, अगर इन सब बातों को मूलभूत ध्यान रखें तो उससे जो इनकम होती है वो कृषि आय कहलाती है। अब कृषि आय जान लेने के बाद अब हम पढ़ते हैं कृषि आय को कैसे, हम कितने भागों में इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो हम कृषि आय के बारे में अगर भागों में अध्ययन करें तो आपके यहाँ पे हम 3 प्रकार के भागों में अध्ययन कर सकते हैं। कृषि आय को 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं पार्ट में। पहला हमारा होता है नंबर 1 एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम जिसको हम क्या बोलते हैं? कृषि आय। दूसरा हम कह सकते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जिसको हम बोलते हैं गैर कृषि आय, गैर कृषि आय इसको बोलते हैं कृषि आय। इसके बाद था पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम जिसको बोलते हैं आंशिक रूप से कृषि आय, आंशिक रूप से कृषि आय। अब यह आपको दिखाई देता है कि कृषि आय आपको दिखाई दे रहा है। कृषि आय हम 3 भाग बंद करें। एक तो कृषि आय प्योर, जो कृषि आय क्या होता है उसके बारे में। तो कृषि आय के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय किसान वगैरह होते हैं, मैंने आपको भारतीय किसान के बारे में बताया था आपको कि भारतीय किसान का क्या हिसाब किताब रोल है। जिसमें कृषि आय मैंने कहा था कि ऐसी आय जो कि भारत कृषि भूमि पर पैदा हो, यानी कि जो भूमि होना चाहिए कहाँ होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए। एक प्रकार से एग्रीकल्चर लैंड हो। मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर क्या हो? लैंड हो। और दूसरी बात यह कहाँ हो? इंडिया में हो। इसके बाद इंडियन लोगों की हो, इंडियन पीपल की हो। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो। इसके बाद मैंने बताया था कि ये सब होने के बाद और भी आपकी चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर लैंड जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती हो। फिर इसके बाद मैंने बताया था जो बाल वृक्ष होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, उनसे जो इनकम होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है आपके एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत शामिल की जाती है। अगर कोई भवन है, मैंने भवन से बताया था कि अगर कोई भवन वगैरह है तो भवन वगैरह से जो इनकम अर्न होती है, हमने भवन के बारे में बताया था। इस तरह से अगर भवन वगैरह है तो भवन वगैरह से जो इनकम हो, ये जो भवन वगैरह है, भवन वगैरह जो कृषि पे रखी जाती है उससे जो इनकम हो, इस तरीके से जो इनकम होती है वो इसके अंदर का शामिल की जाती है। अब इन सब के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम है। अब नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जो एग्रीकल्चर इनकम के जितने सिस्टम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की एक कमी पाई जाएगी तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे कहलाएगी, क्या क्या होते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम, उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में हमने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर के अगर कोई भी एक भी एलिमेंट्स की अगर कमी पाई जाएगी वो क्या क्या हो सकती है। नंबर 1 कह सकते हैं जैसे स्वयं उगाए पेड़ पौधे से आए, जंगल झाड़ी से आए। स्वयं उगाए पेड़ पौधे, जंगल झाड़ी, जैसे आप देखेंगे जंगल में रहने वाले जो हमारे आदिवासी हैं, जो हमारे आदिवासी बंधु हैं, भाई बंधु, वो लोग क्या करते हैं, पत्तल वगैरह बनाते हैं, कटोरी वगैरह बनाते हैं, जो वहाँ के मतलब चीज़ों का, संसाधनों का उपयोग करते हैं, उससे जो लाभ कमाते हैं वो होता है, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम आती है। इसके बाद एक बांस है, बम्बूस वगैरह है। बांस वगैरह आप देखेंगे, बांस का जो उपयोग होता है बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जिसमें हम बास्केट बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, उससे हमने चटाई वगैरह बनाते हैं, बांस के खिलौने वगैरह बनाते हैं। बांस तमाम प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि हम शादी ब्याह से जन्म से लेकर ही बांस का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि मुर्दा को जब लेके जाते हैं फूकने के लिए तो उसको भी लाद करके उसमें बांस के वहाँ पे सीढ़ी पे ले जाते हैं, राम नाम सत्य करते हुए वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो कितना इसका बड़ा उपयोग होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका उपयोग हम करते हैं। तो ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि बांस की हम खेती बाड़ी नहीं करते हो तो जंगल झाड़ के मार एकदम बढ़ जाते हैं, जितने काटे उतने बढ़ता रहता है। तो इस तरह से जो है गाँव में कहते हैं बसवार,
जो यहाँ पे बांस की अधिक संख्या रहती है, तो उस तरह से जो इनकम होती है तो हमारे नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आते हैं। इसके अलावा अब आइए, जैसे तालाब वगैरह है, तालाब वगैरह हम क्या करते हैं, मछली पालन वगैरह करते हैं, तो मछली पालन से जो आय होती है। अब मछली पालन में खेती बाड़ी, मछली का थोड़ी कर मछली का खेती बाड़ी करेंगे, मूड़ी सूड़ी उसका झटकेंगे तो मछलियाँ गायब हो जाएगी, तो बढ़ेगी कहाँ से, आप जान ही रहे हैं। तो वो एक प्रकार से नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। उस तरह से मुर्गी पालन है, जिसको हम कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन वगैरह है। इसके अलावा तमाम प्रकार के जो आपके पशुपालन है, तमाम इस तरह से जो आपके इनकम होते हैं, डेयरी वगैरह, फार्म वगैरह है, रॉयल्टी वगैरह है, आपके स्टोर वगैरह है जो उससे होती है। इसके बाद जो आप गांव में ईंट भट्ठे वगैरह बनाते हैं उससे जो इनकम होती है, सिंचाई साधन से जो इनकम होती है, खड़ी फसल अगर है उसको उठा के बेच दे उससे जो इनकम होती है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम में होती है। अगर इसके फार्मा हाउस में काम करने वाले मैनेजर वगैरह होते हैं, आदमी वगैरह काम करते हैं, उनको रेमुनरेशन वगैरह जो मिलता है, ये तमाम प्रकार की ऐसी बातें हैं जो आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आती है। इसके बाद बाग बगीचा है, गाँव में मान लिया अपने खेत वगैरह है, उसमें फिल्म शूटिंग वाले आ गए, उसमें आपको किराया वगैरह मिल गया, पिक्चर वगैरह वो सब बनाए, तो उससे जो इनकम होती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो ये सारी चीज़ें नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब आइए आपके सामने आती है पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम। पार्शियल का मैंने बीच में इसको लिए बनाया इसीलिए कि कुछ हिस्सा इसका एग्रीकल्चर होता है, कुछ हिस्सा इसके नॉन एग्रीकल्चर होते हैं। तो जो हिस्सा आपके एग्रीकल्चर होते हैं, कितना नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है, कैसे पता चलता है पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम है। हम इसको यूँ कह सकते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एग्रीकल्चर के सारे वर्क करने के बावजूद भी वह आपके प्रयोग के लिए, यानी कि प्रकार से कंज्यूमर के प्रयोग के लिए डायरेक्टली नहीं हो पाता है। जैसे आप देखेंगे गन्ने वगैरह है, गन्ने वगैरह क्या होती है, खेती वगैरह करते हैं, उसमें सारा चीज करते हैं, तो गन्ना वगैरह हो जाता है। तो गन्ने को तो हम डायरेक्टली उसको किसी व्यक्ति को हम प्रयोग कर नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए गन्ना है, आपके यहाँ मेहमान आ गए, गन्ने को छोटे छोटे टुकड़े काट के प्लेट में लेके जाओ, तो भैया इसको खा के पानी पी लो, तो कितना खा, वो खाएगा पानी पिएगा। तो इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए आपके पास पत्ती वगैरह है, अगर मान लीजिए गन्ने की पत्ती चाय में डाल दो तो क्या पत्ती, गन्ने की पत्ती से आपको मीठा उतरेगा, ऐसा नहीं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है, इसका हम कॉमर्शियल ट्रेड करते हैं। कॉमर्शियल ट्रेड का मतलब होता है इसको हम ले जा करके कंपनी में, कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में इसका हम मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर कराने के बाद जो साफ सफाई होती है, तब इसके बाद चीनी वगैरह बनता है। तो अब यही चीज़ें जब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह काम करना शुरू कर देंगे, कितना पार्ट्स एग्रीकल्चर होगा, कितना पार्ट नॉन एग्रीकल्चर होगा, ये आपको तय करना है। ये हमारे टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दिया। तो मैक्सिमम पार्ट हम लोग एग्रीकल्चर मानते हैं, ताकि टैक्स फ्री होता है, उसमें ज़्यादा मेहनत होता है। तो इस तरह से जो गन्ने वगैरह होते हैं, शुगर मिल से जो हम लोग इनकम अर्न करते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम शुगर मिल, तो उसमें हम 60% भाग हमारा एग्रीकल्चर और 40% भाग नॉन एग्रीकल्चर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से हमारे है मैन्युफैक्चर ऑफ टी, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफ़ी, मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। तो मैन्युफैक्चर ऑफ टी हो गया, चाहे आपके कॉफ़ी हो गए, चाहे आपके रबर हो गए, ये तरह के जो इनकम होते हैं वो आपके लिए पार्शियल एग्रीकल्चर होते हैं। तो उस जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, तो उसमें कितना हिस्सा आपका पार्टली मतलब कितना हिस्सा एग्रीकल्चर होगा, कितना हिस्सा नॉन एग्रीकल्चर होगा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। लेकिन मैक्सिमम 60% से एबव, कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 75%, कहीं 65% एबव आपको एग्रीकल्चर इनकम है, और बाकी जो बचते हैं वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो इस तरह से आपके पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम है। तो एग्रीकल्चर इनकम हम यूँ कह सकते हैं, इसके पार्ट ऑफ 3 हो जाते हैं। पहला ए पार्ट होता है एग्रीकल्चर इनकम, बी पार्ट हम कह सकते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम, सी पार्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम। तो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएगा एग्रीकल्चर इनकम क्या है और भारतीय किसान का क्या रोल होता है, तो उसको खेती बाड़ी वगैरह कहा जाता है। इसलिए भारतीय किसान हमारे सर पर होते हैं। इसलिए हम लोग जब इंडियन इकोनॉमी पढ़े, उसमें कहा गया था कि भारतवर्ष जो है वो गांव का मतलब कि एक प्रकार से देश है, जहां पे 65% लोग किसानों पर निर्भर रहते हैं, और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम लोग ज़्यादा निर्भर रहते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा संभावनाएं रहती है बहुत सी चीज़ों का। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो तुम्हारे किसान होते हैं, इसी को हम अन्नदाता बोलते हैं, और ये लोग हमारे लिए ये सारे करते हैं। इसलिए हम लोग किसानों के लिए जो है कर मुक्त रखा है, इन्हें टैक्स फ्री रखा है, कर से बाहर रखा है, बल्कि सरकार और सुविधा मुहैया करा रही है। तो ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारे पास बातें थी। अब आइए, छोटा सा एग्रीकल्चर जब इनकम हो जाता है तो कुछ और एक छोटी छोटी टॉपिक है उसके बारे में आपको बता दें, जो अक्सर एग्जाम में आता है। तो बच्चों, ये एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादातर आपको एग्जाम में मिलता है,
आपको इम्तिहान में मिलता है और इसका बाकायदे आपसे पूछा जाता है डिटेल, व्हाट डू बाय द एग्रीकल्चर इनकम, काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, या एक्सप्लेन 10 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, या 10 बताइए एग्जाम्पल फॉर द नॉन एग्रीकल्चर इनकम रिलेटेड टू द लैंड्स। तो ऐसी तमाम बातें आती रहती है। तो हमने एक बेसिक आपको नॉलेज लेकर, बेसिक बातें आपको लेकर के आपके सामने आए और आपको बताए। अब इसी बात एक आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम को हम बोलते हैं आकस्मिक आय। आकस्मिक आय क्या होता है? आकस्मिक आय बच्चों वो आय होती है जो अचानक पैदा होती है, जो बिना बताए, मतलब कि सडनली वो इनकम मिलती है। वो कहीं से आपको जानकारी नहीं रहती है, किसी प्रकार का आपके बारे में बताया नहीं जाता, न जानकारी रहती है, लेकिन आप जाते हैं वो इनकम अर्न हो जाती है, वो आपके लिए कैजुअल इनकम हो जाती है। तो ऐसी कई इनकम है जो कि आपको जानकारी नहीं रहती, इनकम अर्न हो जाती है, तो आपकी कैजुअल इनकम मान ली जाती है, जो आकस्मिक होती है, बार बार प्रकृति वाली न हो। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं जैसे आप सड़क पर जाते, पड़ा हुआ धन मिल गया, पड़ा हुआ धन मिल जाता तो आपके लिए क्या हो गई? कैजुअल इनकम हो गई। आप मतलब जुआ है, ताश है, और गांव में लोग जुआ खेलते हैं ना, ताश वगैरह खेलते रहते हैं, उससे हार जीत लगाते रहते हैं, या आजकल आईपीएल चला, आईपीएल में जो हार जीत सट्टा बाजार करते रहते हैं, तो क्रॉसवर्ड है, पहेली है, इस तरफ से जो लॉटरी वगैरह है, आप लॉटरी ले लिए, पता नहीं खुलेगी कि नहीं खुलेगी, ये सारे जो इनकम होते हैं उसे हम कैजुअल इनकम के नाम से जाना जाता है। तो कैजुअल इनकम बस इतना कहा जाता है, वे आज जो अचानक प्राप्त हो गई, सडनली प्राप्त हो गई, आकस्मिक प्राप्त हो गई हो, वो हमारे कैजुअल इनकम होते हैं। अब कैजुअल इनकम अचानक कैसे मिलती है? अचानक का मतलब आपकी जानकारी न हो, मान किसी का लड़का खो गया है, आप ढूंढ के ला दिया, आपको इनाम मिल गया, कैजुअल इनकम हो गई। अगर मैंने आपको जुआ है, सट्टा है, बाजार से है लाभ, हाँ मतलब जब आप प्लेइंग गेम वगैरह है, प्लेइंग कार्ड वगैरह है, मतलब ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, हार जीत है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए आकस्मिक आय के अंतर्गत शामिल होती है। लेकिन आकस्मिक आय निम्न चीज़ों को शामिल नहीं करते, जैसे पूंजी का लाभ है, अगर कैपिटल गेन की कोई चीज़ें हैं, और या तो किसी प्रकार का अगर प्रोफेशनल कोई इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन से अगर कोई इनकम, जैसे वकील साहब है, किसी मुकदमा जिता दिए, उपहार पा गए, या इस तरह से किसी प्रकार का है, तो ये सब इनकम इसके अंदर शामिल होते हैं। गिफ्ट है, उपहार है, ये सब इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। तो इसके अंतर्गत आपको बस यही बताया गया कैजुअल इनकम में, अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो किताब में बताया जाता है ऐसी इनकम, ऐसी आय जो सडनली प्राप्त हो, सडनली मीन्स अचानक प्राप्त हो और आपको उसके बारे में जानकारी न हो और बार बार नेचर वाली न हो, उसे हम कैजुअल इनकम या आकस्मिक आय कहते हैं। आकस्मिक आय का हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक शीर्षक है, उसके अंतर्गत शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के अंतर्गत शामिल करते हैं। लेकिन इसके अंदर दो तीन बातों का आपको ध्यान में रखना होता है। पहली बात ध्यान होता है, इसके पीछे कोई भी अगर एक्सपेंसेस करते हैं तो इसके अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर कोई आप खर्चा अगर करते हैं तो अगर खर्चा करके कोई चीज़ अगर प्राप्त करते हैं तो ये खर्चे आपको नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, जैसे आप मान लीजिए सेट ऑफ लॉसेस नहीं होता है, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का आपने जुआ खेला, पहली बार में आप 10,000 रुपये हार गए, दूसरी बार भी 10,000 हार गए, तीसरी बार आपको 40,000 प्रॉफिट हो गया, आप सोचे इसे राइट ऑफ कर, तो ऐसा नहीं होता है। तीसरी बात, कैजुअल इनकम में जो टैक्स लगती है वो 30% मिलती है, वो आपको 30% टैक्स चार्ज होती है, यानी कि जो सरकार गवर्नमेंट इस पर आपको 30% टैक्स लेगी, बशर्ते जैसे क्रॉसवर्ड है, वर्ग पहेली है, और आपका लॉटरी है, जुआ है, ताश का गेम है, ये सब अगर आप इनकम अर्न करते हैं तो 10,000 रुपये से ऊपर है, 10,000 रुपये एक प्रकार से कहिए तो एग्जम्प्ट की है, 10,000 से अगर ऊपर है तो उस पर आपको 30% टैक्स सरकार चार्ज करती है। तो ये जो आपको ध्यान में रखना है, इसको हम कैजुअल इनकम या आकस्मिक आय कहते हैं। तो ये शॉर्ट में इसलिए बताने की कोशिश की, कभी 4 नंबर में अक्सर आता रहता है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में और भी कॉलेजों में यह अक्सर आते रहते हैं, कैजुअल इनकम के बारे में पूछा जाता है। तो कैजुअल इनकम बच्चों आपको बेसिक बातें हमने बता दिया। कैजुअल इनकम फिर एक बार पुनः बता रहा हूँ, कैजुअल इनकम आकस्मिक आय वह आय होती है जो अचानक प्राप्त होती है और किसी प्रकार की बार बार प्रकृति की न हो, मतलब ये नहीं कि आप बार बार जा रहे हैं बार बार, ऐसा ना हो, और आपको जानकारी न हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2-3 जो पॉपुलर एग्जाम्पल अक्सर लोग बता देते हैं, जैसे चला पड़ा हुआ धन, आपको रास्ते में जा रहे थे, किसी का पड़ा हुआ बटुआ मिल गया, उसमें पैसा हो, बटुआ नहीं खाली पैसा होना चाहिए, इन्हें खाली बटुआ फेंका कुछ नहीं मिला, तो पैसा पड़ा हुआ मिल जाए। किसी का बच्चा अगर खो गया, ढूंढ के ला के दे दिए, आपको इनाम मिल जाए, वो कैजुअल इनकम है, बशर्ते पता न हो। अगर विज्ञापन इश्तिहार में दिया कि मेरा बेटा जो ढूंढ के लाएगा उसको इनाम मिले, तो कैजुअल इनकम शामिल नहीं होगी। साथ मैंने कहा लॉटरी है, जुआ है,
हार जीत है, पजल्ट है, घुड़दौड़ से है, ये और जो ये सब इनकम होती है ये कैजुअल इनकम में होती है। तो कैजुअल इनकम में लॉटरी वगैरह ये सब भी शामिल होता है। लेकिन मैंने कहा इसे 2-3 बातें आपको ध्यान रखना होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल होता है। कैजुअल इनकम के पीछे जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको डिडक्ट नहीं किया जाता। दूसरी बात, उसका सेट ऑफ भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक दाव खेले, 10,000 रुपये हार गए, दोबारा 10,000 हार गए, तिबारा जीत गए, तो आपका उतना माइनस करके दिए जो हार, ऐसा नहीं है। जो आप पाए बस उसी को आपको टैक्स लगेगा। और टैक्स की रेट ये होती है कि 30% इस पर चार्ज किया जाता है। तो ये चीज़ें आपके लिए हमारे पास कैजुअल इनकम के बारे में थी। तो मैंने बेसिकली आपको 2 पॉइंट बच्चों बताया, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम, जिसको बार बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर इनकम में थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिए और ये सब बताया, तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें इसमें छूने का प्रयास किए हैं। और बच्चे मैंने 99% कवर करने का कोशिश की। 1% कमी तो भाई सब में होती है, हम क्या कहें। हो सकता है कि आपके अप्रोच से हम सही न बताए हों या हमारे अप्रोच से आपको सही न लगा हो, ये सब बेसिकली होता है। लेकिन हमने गांव के ग्रामीण बच्चों के, जो हमारे पास ज़्यादातर है मैक्सिमम हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं, या जो मतलब इंग्लिश मीडियम बच्चे, उनको इंग्लिश में सारे पॉइंट डिडक्ट हैं, बशर्ते उसको एक्सप्लेनेशन की बात तो समझ ही रहे हैं, हिंदुस्तान में ही है। तो इस तरीके से सारी बातें हमने आपको मैक्सिमम पहुंचाने का प्रयास किया है। अब आपको जैसा वीडियो होगा आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद हमको बताइएगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको फिर बनाएंगे, बेहतर बताएंगे। और अगर आप हमारा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को आगे ले जाएंगे, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और हम भी और इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चे, आगे चल के फिर अभी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी धन्यवाद।